नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं नमः ज्ञान गंगा। और आज हम लोग बी फार्मा के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है पार्किंसन डिसीज़। ये सेमेस्टर 4 के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और चलिए आगे जानते हैं। व्हाट इज़ पार्किंसन डिसीज़? ठीक है, ये एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट डिसऑर्डर है। प्रोग्रेसिव मतलब कि ये एज के साथ धीरे धीरे बढ़ता रहता है, और मेजॉरिटी में ये अडल्ट में ही पाया जाता है, मतलब ओल्ड एज पीपल में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, और ये मूवमेंट डिसऑर्डर है, मतलब चलने फिरने या फिर ग्रैबिंग होल्डिंग वगैरह की चीज़ों में ये हमें दिक्कत देता है। और डिसऑर्डर है तो एक तरीके से हम ये जान सकते हैं कि ये बहुत सारी डिसीज़ को मिला के एक बनता है। तो ये एक तरीके का डिसऑर्डर है कि इसमें बहुत सारे सिम्टम्स होंगे, बहुत सारे कॉजेज़ भी होंगे। फिर कॉज्ड बाय डीजनरेशन ऑफ डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स। बेसिकली जो पार्किंसन डिसीज़ होता है वो हमारे डोपामिन के डिक्रीज़ की वजह से होता है। ठीक है, तो अगर डोपामिन का डीजनरेशन हो जा रहा है, हमारी बॉडी में डोपामिन का सिंथेसिस नहीं हो रहा है और उसको डीजनरेट कर दे रहा है हमारा बॉडी, तो उसके थ्रू हमारे जो दिक्कतें आती हैं वो हमारे पार्किंसन डिसीज़ को रिलेट करती हैं। ठीक है, अब आते हैं कि क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करता है। तो बैलेंस अफेक्ट करता है, हमारी बॉडी स्ट्रेट खड़ी होने में बहुत दिक्कत होती है बॉडी को। वो या तो एटोनिया या क्लोनिया जैसी कंडीशन आती हैं जिसमें बॉडी आगे या पीछे गिर सकती है, बैलेंस नहीं कर पाती है। ठीक है, मूवमेंट में हमें दिक्कत होगी, हमें चलने फिरने में, उठने बैठने में दिक्कत होगी, और मसल कंट्रोल करने में दिक्कत होगी, किसी चीज़ को ग्रैब करने में। जैसे कि अगर कोई पार्किंसन डिसीज़ का अगर कोई पेशेंट है तो उसे एक ग्लास भी उठाने में भी बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि वो ग्रैब नहीं कर पाएगा और वो उसको उठा के अपने मुंह के पास नहीं ला पाएगा। तो ये सारी डिसीज़, ये सारे सिम्टम्स भी आते हैं। अब चलते हैं कि ब्रेन के ऐसे कौन से रीजन में डोपामिन पाया जाता है और कौन सा ऐसा रीजन है जो कि बेसिकली होता ही है जिससे हमारा पार्किंसन डिसीज़ अफेक्ट होता है। तो सब्सटेंशिया नाइग्रा ये हमारे ब्रेन का एक सबसे डार्क रीजन होता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं ग्रे एरिया। आप सबने सुना होगा ग्रे एरिया होती है हमारे ब्रेन में, और ये पाया जाता है बेसल गैंग्लियन के पास। ठीक है, बेसल पार्ट ऑफ द ब्रेन में ये सब्सटेंशिया नाइग्रा हमारा पाया जाता है। जब किसी को पार्किंसन डिसीज़ होती है तो उसे डिटेक्ट करने के लिए जब हम उसका एक्सरे वगैरह या एमआरआई करवाते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि यही डार्क रीजन लाइट होना चालू हो जाता है। तब उस पर हम लोग पार्किंसन डिसीज़ के टेस्ट वगैरह करवाते हैं। जो सब्सटेंशिया नाइग्रा है बेसिकली वही डोपामिन को प्रोड्यूस करता है। डोपामिन क्या है? वो एक न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर मतलब एक वो न्यूरॉन है जो कि केमिकल्स को ट्रांसमिट करता है हमारी बॉडी में, जिससे हमारी बॉडी में अलग अलग फंक्शन होते हैं। पार्किंसंस में सिर्फ डोपामिन ही नहीं अफेक्ट होता है, डोपामिन जैसे दिखने वाले बाकी सारे केमिकल्स जिन्हें हम डोपामिनर्जिक कहते हैं। डोपामिनर्जिक ड्रग्स आपने सुना होगा, जो कि डोपामिन नहीं होते हैं बट डोपामिन के जैसे फंक्शन करते हैं, उन्हें हम डोपामिनर्जिक ड्रग्स कहते हैं। तो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स भी डिजेनरेट होना चालू हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके सिम्टम्स देखते हैं। तो ट्रेमर्स पहला सिम्टम है हमारा, ट्रेमर्स। अगर आपको इसे शॉर्ट में याद करना हो तो आप इसे ट्रैप से याद कर सकते हो, TRAP। टी से ट्रेमर्स, आर से रिजिडिटी, ए से अकिनेशिया एंड पी से पोस्चरल इंस्टेबिलिटी। पहला है ट्रेमर्स। आपने बहुत लोग को देखा होगा, ऐसे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके हाथ ऐसे शेक करते हैं, बट आप उसे नहीं कह सकते हो कि वो ट्रेमर्स है, वो नॉर्मल हैंड शेकिंग है। ठीक है, जो ट्रेमर्स होते हैं जैसे आपने देखा होगा एपिलेप्सी में, एपिलेप्टिक जो पर्सन होता है उसके बॉडी में बहुत सडन शेकिंग आती है और वो शेकिंग नॉर्मल नहीं होती है। तो उस शेकिंग को, जो हैंड शेकिंग होती है या फिर लेग शेकिंग भी हो सकती है, उन्हें ट्रेमर्स कहते हैं। तो पहला सिम्टम है हमारा ट्रेमर्स। दूसरा आता है मसल की स्टिफनेस। मसल स्टिफनेस जिसमें रिजिडिटी हो जाती है हमारी मसल में। हमारी मसल इतनी ज़्यादा टाइट हो जाती है कि वो मूवमेंट नहीं कर पाए। जैसे कि अभी आपके हाथ नॉर्मल है तो आप अपने हाथ को ऐसे, अपनी उंगलियों को ऐसे फोल्ड कर सकते हो, उसे ऐसे वापस रिलीज़ कर सकते हो ईज़िली, लेकिन जो
पार्किंसन के जो पेशेंट होते हैं वो आसानी से अपनी उंगलियों को ऐसे रिलीज़ नहीं कर पाते, उनमें स्टिफनेस हो जाती है। तो उनके लिए अगर उनको ग्लास भी ग्रैब करना होगा तो उनको बहुत डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि उनकी फिंगर्स उस ग्लास को ग्रैब करने के लिए भी बहुत रिजिड रहेंगी और वो आसानी से उस ग्लास को ग्रैब नहीं कर पाएंगे। थर्ड आता है ब्रैडीकाइनेसिया। ठीक है, ब्रैडी का मतलब होता है स्लो, और काइनेशिया जो कि काइनेटिक होता है मतलब मूवमेंट। तो हमारी मूवमेंट भी बहुत स्लो हो जाएगी, क्योंकि अगर हमारा ब्रेन नहीं फंक्शन कर रहा है प्रॉपरली, जो हमारा जो मेन पार्ट है ब्रेन का जो हमारे मूवमेंट में हेल्प करता है, जो कि सबस्टेंशिया नाइग्रा है, अगर वो हमारा उसमें अगर डैमेज हुआ है तो आपकी बॉडी ईज़िली मूव नहीं कर पाएगी। ठीक है, आपको पता होगा कि किसी भी मसल को मूव करने के लिए उसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की बहुत ज़रूरत होती है, और अगर मसल ऑलरेडी रिजिड हो चुकी है तो वो ईज़िली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर पाएगी। चौथा, पॉस्चरल इंस्टेबिलिटी। पॉस्चरल इंस्टेबिलिटी मतलब पॉस्चर में कोई दिक्कत, बैलेंस करने में दिक्कत हो रही है बॉडी को। मतलब हम अगर जिस भी पेशेंट को पार्किंसन डिसीज़ की दिक्कत होगी तो वो आराम से खड़ा भी नहीं हो पाएगा, वो इधर उधर गिरता रहेगा, या फिर उसके पास वो पॉस्चर नहीं बना पाएगा, स्ट्रेट पॉस्चर अपनी बॉडी का नहीं मेंटेन कर पाएगा। अब कॉज देखते हैं। पार्किंसन के कॉज वैसे आज तक उतने स्पेसिफिक मिले नहीं है, क्योंकि ये सारे सिर्फ फैक्टर्स हैं जो कि लीड कर सकते हैं पार्किंसन को, बट ये बेसिक कॉजेज़ नहीं है। आपको एग्ज़ाम व्यू के हिसाब से ये सारे याद करने होंगे, क्योंकि कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। बाकी इसके एग्जैक्ट फैक्टर्स जो कि फैक्टर्स नहीं, एग्जैक्ट कॉजेज़ जो पार्किंसन को लीड करते हैं वो आज तक मिले नहीं, आज तक उसे फाइंड नहीं करा जा सका है। ठीक है, तो पहला फैक्टर देखते हैं, जेनेटिक म्यूटेशन। एक जीन होता है पिंक1, दूसरा जीन है पार्किन, और तीसरा जीन है अल्फ़ा सिन्यूक्लिन। ऐसे बहुत वैरायटीज़ के जीन होते हैं, हमने यहाँ पे 3 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो लिखे हैं। इनमें जब म्यूटेशन हो जाता है, म्यूटेशन क्या होता है कि कोई जीन जो नॉर्मल वर्क कर रहा है उसमें किसी बाहर के फैक्टर की वजह से, कोई बाहर इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, फिजिकल फैक्टर्स या हमारे खुद के बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, वो जब अफेक्ट डालते हैं जीन पे तो वो म्यूटेट कर जाते हैं, वो उनका फंक्शन चेंज हो जाता है। वो सेम जीन रहते हैं लेकिन वो किसी और तरीके से फंक्शन करने लगते हैं, या तो उनका फंक्शन ख़राब हो जाता है या तो वो दूसरे तरीके से फंक्शन करने लगते हैं। तो ये जो 3 बेसिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीन है, पिंक1, पार्किन और अल्फ़ा सिन्यूक्लिन, इनमें जब हमारा ये जब डैमेज होते हैं या फिर इनमें जब डिसफंक्शन आते हैं तो ये हमारे पार्किंसन को लीड करते हैं। दूसरा, इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स। आपको पता होगा कि पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स भी एक फैक्टर है कि हमारे जीन म्यूटेट हो सकते हैं। इनमें जो केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं पेस्टिसाइड्स में, वो हमारे इनहेलेशन के थ्रू, या फिर हम अगर किसी एरिया में से बच्चे होते हैं वो फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, या फिर जो अगर अडल्ट ही ले लें, अडल्ट जो फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं पेस्टिसाइड्स की, वो पूरे टाइम इन्फ्लुएंस रहते हैं पेस्टिसाइड्स के अराउंड। तो उनमें जो पेस्टिसाइड्स के केमिकल हैं वो इनहेल कर लेते हैं या उनके अंदर चले जाते हैं, तो वो उनके जीन को म्यूटेट कर देते हैं, और जिसकी वजह से आपका पार्किंसन डिसीज़ के फैक्टर्स आने लगते हैं। तीसरा है ल्यूवी बॉडीज़। ये एक एबनॉर्मल प्रोटीन क्लम्प्स होता है जो ब्रेन में फॉर्म हो जाता है, और ये जो क्लम्प्स होते हैं बेसिकली अल्फ़ा सिन्यूक्लिन के ही बने होते हैं, और ये भी उनमें ही पाए जाते हैं जिनको पार्किंसन डिसीज़ की प्रॉब्लम होती है। अब देखते हैं, ये पार्ट रहा सबस्टेंशिया नाइग्रा, पार्स कॉम्पैक्टा का। ठीक है, हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये जो पर्पल पोर्शन है ये है सबस्टेंशिया नाइग्रा। ठीक है, यही, और ये पूरा पोर्शन जो है ना, ये एरिया जो है ना, ये है बेसल गैंग्लियन की एरिया, बेसल पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, ये एरिया ये बेसल पार्ट ऑफ द ब्रेन की है। यहीं पे हमारा डोपामिन का रिलीज़ होता है, और यहीं से जब यहाँ पे कोई भी डैमेज होता है, डिसफंक्शन होता है, तो यहीं पे डोपामिन का रिलीज़ बंद हो जाता है और हमारा दिक्कत होना चालू होता है, और हम पार्किंसन के थ्रू बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं ट्रीटमेंट पे। ठीक है, ट्रीटमेंट में आएंगे तो आपको पता है कि डोपामिन अगर हमारी बॉडी में कम हो रहा है या सिंथेसिस नहीं हो रही है तो हम 3 चीज़ों से इसको ट्रीट कर सकते हैं। पहली चीज़, या तो डोपामिन का सिंथेसिस बढ़ा दें,
दूसरी चीज़ तो डोपामिन को हम रीअपटेक होने से, मतलब जो हमारे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स होते हैं वो जब रीअपटेक कर लेते हैं डोपामिन का, जैसे अगर डोपामिन है लेकिन उसके जो रिसेप्टर्स हैं वो उसको ले ही नहीं रहे हैं, तो डोपामिन वापस से रीअपटेक हो जाएगा और चला जाएगा प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स में, वो रोक दें हम। या तो तीसरा कि हम इसे डीजनरेट होने से बचा लें, जैसे कुछ एंजाइम्स होते हैं जो डोपामिन को बाद में डीजनरेट कर देते हैं, तो हम उन्हें रोक दें। ठीक है, ये 3 तरीके से हम डोपामिन के रिलीज़ को बढ़ा सकते हैं बॉडी में। ठीक है, तो पहला आता है लीवोडोपा और कार्बिडोपा। लीवोडोपा एक डोपामिनर्जिक न्यूरॉन है, सॉरी डोपामिनर्जिक ड्रग है। ठीक है, ये डोपामिन नहीं है, ये एक केमिकल है या एक ड्रग है जो आगे जाकर अपने आप को ब्रेक डाउन करेगा और डोपामिन में रिलीज़ करेगा खुद को, मतलब डोपामिन को रिलीज़ करेगा। अब हम जानते हैं कि जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है वो एक लिपोफिलिक होता है। अब लिपोफिलिक होने के लिए उसे कोई ऐसा ड्रग चाहिए जो वो भी लिपोफिलिक हो और वो आसानी से ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करे। तो जो लीवोडोपा होता है वो एक लिपोफिलिक ड्रग होता है। अब लीवोडोपा ब्लड ब्रेन बैरियर से पहले, उसके पास ब्लड ब्रेन बैरियर से पहले ना एक केमिकल होता है जिसे हम कहते हैं पेरिफेरल डोपा डीकार्बोक्सिलेज। ये भी एक एंजाइम होता है जो कि तुम्हारे लीवोडोपा को ब्रेक डाउन करेगा और डोपामिन में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें ब्रेन के अंदर चाहिए कि लीवोडोपा टूटे, ब्रेक डाउन हो और डोपामिन रिलीज़ हो। तो हमें कुछ ऐसा चाहिए कि लीवोडोपा ब्रेक डाउन ब्लड ब्रेन बैरियर्स के पहले ना हो, ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर हो। तो हम उसके साथ देते हैं कार्बिडोपा, जो कि हमारे पेरिफेरल डोपा डीकार्बोक्सिलेज को इनहिबिट करता है और लीवोडोपा को ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर लेके जाता है। फिर वहाँ पे लीवोडोपा डोपा डीकार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है और डोपामिन को इंक्रीज़ करता है सिंथेसिस। दूसरा, डोपामिन एगोनिस्ट। डोपामिन एगोनिस्ट जो होते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं रिसेप्टर्स को। तो जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं ब्रेन में जो कि डोपामिन के केमिकल्स को अपने ऊपर एक्सेप्ट करते हैं और फिर उससे न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस होते हैं, तो वो रिसेप्टर्स को अगर हम स्टिमुलेट कर देंगे तो अगर हमारे पास कम भी डोपामिन की सिंथेसिस हो रही है तो वो जितने भी डोपामिन है वो सारे रिएक्ट करेंगे और अटैक करेंगे रिसेप्टर्स पे, और फिर कम से कम थोड़े बहुत हमें एक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो हम स्टिमुलेट कर देते हैं रिसेप्टर्स को, क्योंकि फिर इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा डोपामिन के जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो जाके अटैक करेंगे रिसेप्टर्स पे। तीसरा, COMT एंड MAO-B इनहिबिटर्स। देखो 2 एंजाइम होते हैं, COMT और MAO-B। ठीक है, COMT क्या होता है? COMT हमारा होता है केटाकोलामाइन ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज। ये हमारे डोपामिन और लीवोडोपा दोनों को डिग्रेड करता है, डीजनरेट करता है। ठीक है, और जो MAO-B होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, उनका नाम, उसका फुल फॉर्म है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज बी। ये जो होते हैं ये सिर्फ हमारे डोपामिन को डीजनरेट करते हैं। जब डोपामिन या तो प्रोड्यूस हो जाता है उसके बाद, या अगर डोपामिन प्रोड्यूस हो गया है और उसका कोई यूज़ नहीं है तो वो उसको डीजनरेट कर देगा। तो अगर हम ऐसे इनहिबिटर्स यूज़ करें ड्रग्स में जो कि COMT और MAO-B को इनहिबिट करें, तो हम डोपामिन के प्रोडक्शन को, मतलब डोपामिन की प्रोडक्शन होगा और उसके डीजनरेशन को हम रोक सकते हैं। अब हम एक और चीज़ जानते हैं कि एसिटाइल कोलिन जो होता है वो जब इंक्रीज़ होता है बॉडी में तो डोपामिन का डिक्रीज़ होता है। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि एसिटाइल कोलिन हमारे बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है, तो हमारे ट्रिमर्स और बढ़ जाते हैं। तो हम ऐसी कोई दवा देंगे, ऐसा कोई ड्रग देंगे जो कि हमारे एसिटाइल कोलिन को डिक्रीज़ करेगा ताकि हमारे डोपामिन का सिंथेसिस बढ़ा पाएँ हम। तो हम देते हैं एंटीकोलिनर्जिक जो कि हमारे ट्रिमर्स को रिड्यूस भी करते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, DBS। ये एक तरीके का मशीन है जो हम फिक्स करते हैं बॉडी में, हार्ट के पास ही फिक्स होता है, और ये हमारा क्या करता है, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ होने में मदद करता है। मतलब कि जो सिग्नल हमारे डोपामिन नहीं करा पा रहा था, जैसे जो सिग्नल, जैसे हमारे जो सब्सटेंशिया नाइग्रा होता है उसका सिग्नल जाता है पार्स कॉम्पैक्टा को, और फिर क्या होता है ना, पार्स कॉम्पैक्टा का जो सिग्नल होता है वो जाता है तुम्हारा
पार्स कॉम्पैक्टा का जो सिग्नल होता है वो जाता है तुम्हारा पार्स रेटिकुलेटा को, और फिर वो सिग्नल जाता है तुम्हारे थैलेमस को, ठीक है। तो जो ये सिग्नलिंग है ना, ये रुक जाती है हमारी बॉडी में, क्योंकि जब सब्सटेंशिया नाइग्रा हमारा ख़राब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो वो डोपामिन को रिलीज़ नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से बाकी की सिग्नलिंग रुक जाती है। तो जो DBS होता है वो हमारा जब ब्रेन में फिक्स करते हैं तो वो क्या करता है कि वो इस सिग्नलिंग को पास ऑन करता है, ताकि हमारा जो नॉर्मल ब्रेन फंक्शनिंग है वो होता रहे, क्योंकि थैलेमस एक मेजर पार्ट होता है ब्रेन का जो हमारे मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। अब कुछ ड्रग्स देख लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं अगर हमारे कॉजेज़ के हिसाब से, ट्रीटमेंट के हिसाब से। तो जो हमारे इनहिबिटर्स होते हैं COMT के, उसमें एक ड्रग होती है टोलकापोन, TOLCAPONE, ठीक है। और जो MAO-B के इनहिबिटर्स होते हैं उनकी ड्रग होती है सेलिजिटाइन, SELIGITINE, ठीक है। ये 2 मेजर ड्रग्स हैं। और हाँ, कुछ एंटीवायरल मेडिकेशंस भी होते हैं जिसमें हम अमंटाडीन का यूज़ करते हैं। एक ड्रग होती है AMANTADINE, ठीक है। तो ये बेसिक ट्रीटमेंट्स हैं हमारे, ताकि हम जो है थोड़े सिम्टम्स कम कर सकें पार्किंसन के, ठीक है। अब आते हैं हमारी समरी पे। तो हम समरी देखें तो हमने अभी तक क्या देखा कि पार्किंसन कैसा डिसीज़ है, एक डोपामिन न्यूरॉन डीजनरेशन डिसीज़ है, जिसमें कि डोपामिन के न्यूरॉन्स जो है वो डीजनरेट होने चालू हो जाते हैं। इसकी वजह से डोपामिन सिंथेसिस नहीं हो पाती या डोपामिन के फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं हो पाते हैं, तो हमारे पार्किंसन डिसीज़ लीड होती है। और ये मूवमेंट को इफ़ेक्ट करता है, बैलेंस को इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि बेसिक डोपामिन जो डिक्रीज़ हो रहा है उसका इफ़ेक्ट सीधे मूवमेंट और बैलेंस पे आता है। इसका कोई कंप्लीट क्योर नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हम इसका बेसिक कोई एग्जैक्ट कॉज आज तक पता नहीं कर पाए हैं, क्योंकि आज तक साइंटिस्ट ने भी, आज तक किसी ने भी पता नहीं किया है कि इसका बेसिक एग्जैक्ट कॉज क्या है। तो हम हमेशा इसके फैक्टर्स को कम करना चाहते हैं कि हम सिम्टम्स पे फोकस करें। हम सिम्टम्स को अगर कम कर देते हैं तो हम हो सकता है कि पार्किंसन डिसीज़ के साइड ना जाए वो पेशेंट, ठीक है। और अगर ऐसे देखा जाए तो डोपामिन के अलग अलग फैक्टर्स, जैसे कि ये तो बेसिक फैक्टर्स हुए कि हमारे बैलेंस और मूवमेंट में दिक्कत आएगी, लेकिन सेकेंडरी फैक्टर्स जो होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि डोपामिन एक हैप्पी हार्मोन है, तो जो पेशेंट है अगर उसके में डोपामिन का सिंथेसिस कम हो गया है तो वो डिप्रेशन फेज़ में भी जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर जो हैप्पी हार्मोन है, डोपामिन है, वो रिलीज़ नहीं हो रहा है, और फिर उसके थ्रू डिप्रेशन आ सकता है हमारा, और भी अलग अलग फैक्टर्स आ सकते हैं, वो हम अगले स्लाइड में देखेंगे। आज के स्लाइड के लिए बस इतना ही है। और ये सारे समरी है और एग्ज़ाम पॉइंट व्यू के लिए ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। चलिए, अगर अभी तक किसी ने लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आगे के एग्ज़ाम्स के नोट्स के लिए बने रहें। थैंक यू।